हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न हिस्ट्री का। आधुनिक भारत का हमारा टॉपिक है। इसमें जो हमने लास्ट जो डिस्कशन किया था वो किया था हमने फ्रांसीसियों के बारे में। वही फ्रांसीसी आए थे, किस प्रकार उन्होंने हमारे देश में आकर सफलता प्राप्त की, किस प्रकार यहाँ पे व्यापारिक कोठी स्थापित की और किस प्रकार यहाँ पे ट्रेड किया, उस चीजों को हमने डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में, कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच भारत में किस प्रकार से संघर्ष हुआ और उसका भारत की राजनीति पर या कि भारत के व्यापार पर या कि आने वाले भारत के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ा। इस चीज को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। तो अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी यहाँ पे आए क्यों थे। यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी यहाँ पे आए थे, किस लिए आए थे? व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी आए थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, भारतीय राजनीति में अपरिहार्य रूप से उलझते गए, भारतीय राजनीति में दखल देने लग गए, जो भारत के शासक के अंदरूनी मामलों में बोलने लग गए, उनसे ज्यादा अधिकार प्राप्त करने के लिए और ज्यादा व्यापार करने के लिए वो उनके बीच में दखल अंदाजी करते थे, जिसके कारण क्या हुआ था, ये यहाँ की जो भारतीय राजनीति में फंस गए थे। तो क्या हुआ था, अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष शुरुआत में यानी व्यापार से आरंभ होकर यानी व्यापार से आरंभ किया था अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों ने। अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी धीरे धीरे भारतीय राजनीति में अपरिहार्य रूप से उलझ गई। यानी व्यापार से आरंभ किया था और व्यापार से आरंभ करके जो अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी यहाँ पे भारतीय राजनीति में धीरे धीरे अपरिहार्य रूप से उलझ गई। 20 वर्ष तक लंबा संघर्ष चला था, यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 20 वर्ष तक लंबा संघर्ष चला था। 20 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद ये पता चला कि भाई यहाँ पे अंतिम शक्ति रहेगी कौन सी, यानी अंत में क्या हुआ, फ्रांसीसी शक्ति समाप्त हो, यानी फ्रांसीसी यहाँ से छोड़कर चले गए, क्योंकि भाई उनको जो अंग्रेजों का वो सामना नहीं कर पाए। तो 20 वर्ष तक लंबा संघर्ष चला था और इस युद्ध में यानी इस संघर्ष में यह पता चला कि जो है भारत का स्वामी कौन होगा, कि भारत के स्वामी अंग्रेज होंगे ना कि फ्रांसीसी होंगे। जिस कारण ये इस युद्ध का यानी जो अंग्रेज फ्रांस संघर्ष था, इसे कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता था, यानी इसे कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता था। इस कारण कर्नाटक युद्ध का इतिहास में गहरा महत्व है, यानी बहुत ज्यादा इसका महत्व है, क्योंकि इसी ने डिसाइड किया था कि भारतीय राजनीति किस प्रकार होगी, यानी भारत का भविष्य क्या होगा, भारत में किसका शासन होगा। तो सारी चीजों का ये कर्नाटक युद्ध में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वेटेज है। तो इस तरीके से हम देखते हैं वही 20 वर्ष तक लंबा संघर्ष चला। 20 वर्ष तक लंबा संघर्ष के बाद क्या हुआ, अंत में फ्रांसीसी शक्ति समाप्त हो गई। फ्रांसीसी शक्ति समाप्त हो गई। इस संघर्ष का परिणाम यह निकला कि इस बात का पता चल गया कि अंग्रेज भारत के स्वामी होंगे, ना कि फ्रांसीसी। इस कारण से जो कर्नाटक युद्ध का इतिहास में महत्व है, इस कारण से कर्नाटक युद्ध का इतिहास में महत्व है। ये होगा पूरा। अब अंग्रेज और फ्रांसीसी संघर्ष है, अब ये होगा कर्नाटक युद्ध। तो अगर हमें ये पूरा संघर्ष समझना है तो हमें एक बैकग्राउंड भी समझना पड़ेगा कि भाई हैदराबाद क्या था, हैदराबाद के निजाम जो नवाब थे निजाम,
उनका किस प्रकार से रोल था इसमें, और कर्नाटक के नवाब का किस प्रकार से रोल था, ये पूरे बैकग्राउंड को हम समझते हैं। तो उस तरीके से देखते हैं। इस समय क्या था, हैदराबाद का शासक कौन था, निजामुल मुल्क। इस समय हैदराबाद का शासक था निजामुल मुल्क आसफ जा। निजामुल मुल्क आसफ जा इस समय हैदराबाद का शासक था। इसके अलावा हमें यह भी जानना जरूरी, कर्नाटक क्या था, कर्नाटक कहां था ना, क्योंकि कर्नाटक युद्ध को आप जानोगे तो सबसे पहले कि उस समय कर्नाटक कहां था, तो जो कोरोमंडल का तट था तथा उसके पीछे की भूमि को कर्नाटक कहा जाता था। यानी कोरोमंडल तट तथा उसके पीछे की भूमि, उसके पीछे की भूमि को कर्नाटक कहा जाता था। और कर्नाटक जो था मुगल दक्कन का हिस्सा था, यानी मुगल दक्कन का सूबा था, और यह मुगल दक्कन का सूबा था जो निजाम के नियंत्रण में था। यानी मुगल दक्कन के सूबा था और मुगल दक्कन जो था निजाम के नियंत्रण में था, जो निजाम के नियंत्रण में था। यह हो गया। और इसके बाद और अगर देखा जाए, लेकिन जिस प्रकार हैदराबाद के निजाम जो था उसका दिल्ली की सरकार से व्यवहारिक रूप से उसने यानी एक तरीके से अब अपने आप को मुक्त कर लिया था। यानी जो हैदराबाद के निजाम ने व्यवहारिक रूप से दिल्ली की सरकार से अपने आप को मुक्त कर लिया था, उसी प्रकार से कर्नाटक का जो नायक था, जो कर्नाटक का नवाब था, उसने अपने आप को निजाम के शासन से मुक्त कर लिया था, यानी निजाम के नियंत्रण से मुक्त कर लिया था। तो लेकिन जिस प्रकार हैदराबाद ने दिल्ली की सरकार स्वयं को मुक्त कर लिया था, उसी प्रकार कर्नाटक ने भी स्वयं को निजाम के नियंत्रण से मुक्त कर लिया था, नियंत्रण से मुक्त कर लिया था। ये हो गया। तो एक बैकग्राउंड सेट हो गया कि भाई हैदराबाद और निजाम का क्या रोल था ना? अब इसके बाद हम कर्नाटक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कर्नाटक का नवाब था उस समय, वो था सादतुल्ला खान। उस समय कर्नाटक का नवाब था, उसका नाम था सादत उल्ला खान। यानी जो कर्नाटक का नवाब था उसका नाम था सादत उल्ला खान। सादत उल्ला खान ने क्या किया, निजाम की मंजूरी नहीं ली, यानी निजाम की परमिशन के बिना अपने जो भतीजे थे, यानी अपने भतीजा दोस्त अली को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिए। यानी निजाम की मंजूरी के बिना, निजाम की मंजूरी के बिना अपने भतीजे दोस्त अली को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके अपने ओहदे को वंशानुगत बना दिया था।
यानी निजाम, जो कर्नाटक का नवाब था सादतुल्ला खां, उसने निजाम से परमिशन नहीं ली कि भैया मैं क्या कर रहा हूं, अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी बना दे रहा हूं। क्योंकि अगर उत्तराधिकारी बनाने, इट मीन्स वो क्या है, अपने जो भी उसके पद है, जो भी ओहदा उसका नवाब का, उसको क्या वो वंशानुगत बना दे रहा है, मोनार्की बना दे रहा है कि सिर्फ उसमें जो राजवंश के लोग ही वही नवाब बन सकते हैं। तो इस बात की कर्नाटक के नवाब ने निजाम से परमिशन नहीं ली। अब क्या हुआ 1741 में, 1741 में, सन 1741 में मराठों ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। मराठों ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। 1741 में मराठों ने किस पर, कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। तथा जो ये कर्नाटक, तो उस टाइम पे जो नवाब था दोस्त अली, दोस्त अली को मार दिया और उसके दामाद चंदा साहब को बंदी बना लिया। चंदा साहब को बंदी बना लिया। यानी 1741 में आए मराठे आए और कर्नाटक पे आक्रमण किया, और वहां जो उस टाइम पे जो नवाब बनने वाला था दोस्त अली, उसको गिरफ्तार कर, यानी उसको मार दिया, और जो उसका दामाद था चंदा साहब, उसको बंदी बना लिया। फिर अब क्या हुआ, जब ये दोस्त अली मर गए और जो चंदा साहब को बंदी जब मराठों ने बना लिए, तब यहाँ पे निजाम ने सोचा कि भाई ये अच्छा मौका है, मैं क्या कर सकता हूँ, अपना जो निकटवर्ती है कि अपना जो विश्वास पात्र है उसको मैं क्या कर देता हूँ, कर्नाटक का नवाब बना देता हूँ। जब कर्नाटक का नवाब बना दूंगा, देन अभी तो उसका रेसिस्ट करने वाले या कि उसका विरोध करने वाले कोई है नहीं। तो फिर इस बात का निजाम ने फायदा उठाया। निजाम ने अपने निकटवर्ती अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब बना दिया। कर्नाटक का नवाब बना दिया अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब बना दिया। इसके बाद क्या हुआ, चूंकि 1741 में मराठों ने आक्रमण किया था, तो जब मराठों ने आक्रमण किया तो पूरे के पूरे क्षेत्र में, कर्नाटक में अवस्था फैल गई। लेकिन वो अवस्था के बावजूद भी अंग्रेज और फ्रांसीसी क्या थे, शांतिपूर्वक अपना व्यापार कर रहे थे। उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई यानी दखल अंदाजी नहीं दी, वो कोई भी यानी लड़ाई नहीं करना चाहते, शांतिपूर्वक व्यापार कर रहे थे। 1741 में मराठों के आक्रमण के बाद, यानी फैली अवस्था के बावजूद अंग्रेज तथा फ्रांसीसी शांतिपूर्वक व्यापार कर रहे थे। यहां तक कि क्या हुआ था, यहां तक कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार जो थेरिया मेरेसस थी, इनके उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था, और अमेरिका के उपनिवेश को लेकर, भाई अमेरिका के उपनिवेश को लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच यूरोप में युद्ध भी चल रहा था। उसके बावजूद क्या था कि अंग्रेज और फ्रांसीसी यहाँ पे शांतिपूर्वक व्यापार कर रहे थे, यानी वो किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं कर रहे थे। अमेरिका के उपनिवेश को लेकर यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी स्वतंत्रता पूर्व युद्ध कर रहे थे।
युद्ध कर रहे थे, उसके बावजूद जो फ्रांस के गवर्नर थे, फ्रांस के गवर्नर कौन थे? फ्रांसीसी कंपनी के डुप्ले अंग्रेजों से बातचीत की, अंग्रेजों से भारत में शांति बनाए रखने के लिए, अंग्रेजों से भारत में शांति बनाए रखने के लिए बात की है। यानी भारत में शांति बनाई रहे। तो जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले ने भारत यानी अंग्रेज अधिकारियों से बातचीत भी शुरू की, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने इस प्रकार की किसी भी तटस्थता का उन्होंने जवाब नहीं दिया। यानी वो पूरी तरीके से वो क्लियर नहीं था कि वो इस युद्ध में वो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो हमारा हुआ था, ये एक बैकग्राउंड सेट हुआ था कि कैसे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध शुरू हुआ था। इसके बाद जो आएगा था कि कर्नाटक का युद्ध है, तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध आएगा, फिर द्वितीय आएगा, फिर अंबूर का युद्ध आएगा, फिर पांडिचेरी की संधि आएगी। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये जो डिस्कशन है यहीं पे कंप्लीट होती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।